हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोग ने जो बैचलर प्रोग्राम स्टार्ट किया है डी ब्लॉक वाला, वो मैंने देखा आप लोग पसंद कर रहे हो एंड मुझे अच्छा लगा कि आप लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स को लेके जितना पढ़ना चाह रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ रहे हो। तो मेरी आपसे बस इतनी ही सी रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं वैसे ही रेगुलरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो, चाहे आपका +1 +2 हो, कोई भी कंटेंट हो, ऐसे ही देखते रहिए। कमेंट सेक्शन में बताते रहिए कि आपको कैसा लग रहा है, कैसा नहीं। और कुछ और इम्प्रूवमेंट हो तो, सजेशन हो तो आप वो भी बता सकते हैं, डेफिनेटली, राइट। आपको पूरा राइट है, आप बता सकते हैं कि कुछ भी अगर इस तरह की चीज़ हो। बाकी हमने जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है उसको आगे बढ़ाते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज़ में हमने काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ कर ली थी, राइट, एज यू नो। अब आज जो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी? ट्रांजिशन मेटल्स की। गला एक बार खराब हो जाए ना, जल्दी ठीक ही नहीं होता। ट्रांजिशन मेटल्स की अगर आपने नोट की होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। ठीक है, कैसी है? वेरिएबल। क्यों है वेरिएबल? कभी सोचा आपने? एस ब्लॉक की तो ऐसी है +1 +2, ठीक है। पी ब्लॉक में भी ऐसे लिमिटेड है। ये ट्रांजिशन मेटल्स में इतनी वेरिएबल क्यों है? उसका रीज़न है कि डी ब्लॉक वाले जो आपके एलिमेंट्स हैं उसमें डी जो सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, और एस वाले। तो अगर आपने नोट किया हो, जब आप एस वाले इलेक्ट्रॉन को हटा रहे हो +1 +2 जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, बट अगर आप डी वालों को भी हटाते हो एक एक करके तो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, आपको पता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो शो होती है वो है, या शो करता है एलिमेंट, वो है ऑस्मियम की +8। फाइन। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम ये कहें वेरिएबल है इतनी ज़्यादा, तो क्या कहेंगे? ड्यू टू पार्टिसिपेशन, ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ n-1 d इलेक्ट्रॉन्स एंड ns इलेक्ट्रॉन्स। मतलब आउटर मोस्ट शेल के जो s इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके कारण, और पेनल्टीमेट शेल जो आपका होता है ना n-1 शेल, उसमें d इलेक्ट्रॉन्स की पार्टिसिपेशन, दोनों को मिला के आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअली आ क्यों रही है? आप इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते जा रहे हो, ऑक्सीडेशन स्टेट तभी आएगी ना, +1 +2 +3, इसके अकॉर्डिंग आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स आएगी। ठीक है, अब सपोज कीजिए मैं एग्जांपल लेती हूँ कि आपकी फर्स्ट रो है जो स्कैंडियम वाली, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आनी चाहिए? ठीक है, चलो ध्यान से देखते हैं। स्कैंडियम के लिए आपका 21 एटॉमिक नंबर है, क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी? 4s2 3d1। तो अगर आप देखें 2 इलेक्ट्रॉन ये रिमूव करने के बाद 3d1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करना चाहिए? ये 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके ये 4s1 3d1 होना चाहिएगा। तो आपको कभी भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी नज़र आए कि इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद स्टेबल हो रहा है, तो वो उसकी कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी? फेवरेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। मतलब कि वो ऑक्सीडेशन स्टेट या वो उतने इलेक्ट्रॉन्स, एलिमेंट जो है उतने इलेक्ट्रॉन्स आप कह सकते हो कि रिमूव करवा के उतनी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 जो भी है उतना चार्ज अटेन करना चाहेगा, अगर इजिली हो पा रहा है तो। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर वो किसी ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूज करके उसकी एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ रही है या फुली फिल्ड आ रही है, तो वो डेफिनेटली करना चाहेगा। जैसे कि सपोज करो आपका जिंक है, जिंक में +2, आप ये आपके लिए मतलब आपने पढ़ी हुई है ना, तो मैं इसी से शुरू करती हूँ। जिंक आपका +2 आपने पढ़ी हुई है सबने, कैडमियम, मरकरी, इनकी भी +2 कैसे है देखो, 4s2 3d10। अब आप देख सकते हो, अगर मैं इसको, ये आपकी जिंक की है, ठीक है, अगर मैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं, ठीक है, तो क्या आपकी हो जाएगी? जैसे इसकी क्या होगी? 4s0 3d10। तो आप देख सकते हो 3d10 कैसी है, काफ़ी स्टेबल है, राइट। एंड जाहिर सी बात है, अगर इतनी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी एलिमेंट की होगी तो वो क्यों नहीं अटेन करना चाहेगा? उसी के अकॉर्डिंग उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, पहली बात। ठीक है, दूसरी चीज़, जो आपकी लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वो कौन सी होती हैं? आयनिक। और हाइयर की स्टेट, हाइयर वाली जो होंगी, जैसे लोअर वाली तो आपकी +2 +3 तक, ठीक है, उसके बाद जो हाइयर वाली हैं वो जितनी भी हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इट इज़ ड्यू टू कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग के कारण और कोवलेंट बॉन्डिंग के कारण। क्यों? कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज़ वाई जितना इजीली आपके कोवलेंट बॉन्ड्स वाली जो आपकी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो क्रिएट हो सकते हैं, यही रीज़न है कि इसमें ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। आयनिक वाली तो सोचो पॉसिबल अगर आप हो पाती, नहीं हो पाती। 7 इलेक्ट्रॉन कौन रिमूव करना चाहेगा? उसको हाइनाइजेशन एनर्जी कितनी ज़्यादा देनी पड़ेगी। अगर मैं +8 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रही हूँ,
+8 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आसान है अटेंड करना? +8 का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना। इज इट पॉसिबल कि इतनी आयनाइजेशन एनर्जी किसी एटम या एलिमेंट को दी जा सके और उसके बाद वो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट अटेन कर सके? नो, वो आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती। इसीलिए जो आपकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, इट एग्जिस्ट इन केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद small electronegative atoms like oxygen, फ्लोरीन। यानी कि किसमें ज़्यादा मिलती हैं? ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स के केस में। जो आपकी हायर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो क्यों शो करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स? तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। एक तो छोटे एलिमेंट्स हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि आपके जितने भी छोटे एलिमेंट्स हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच के रखेंगे। ओवरऑल मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल हो पाती है। ओके, तो आप देखिए ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स के साथ मैंने कहा ना कि सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? स्टेबिलिटी किसी ऑक्सीडेशन स्टेट की, स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑक्सीडेशन स्टेट, इट डिपेंड्स अपॉन द, आप कह सकते हो, नेचर ऑफ एलिमेंट विद विच इट कंबाइन, है ना, नेचर ऑफ द कंबाइनिंग एलिमेंट, ऐसे कर दो, नेचर ऑफ द कंबाइनिंग एलिमेंट। ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, छोटे एटम्स हैं, दोनों का काफ़ी फर्क पड़ जाता है इस चीज़ का। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर हम लें, आप एग्जांपल की बात करें, MnO4 नेगेटिव, कितनी है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट? ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें। मैग्नीज के ऊपर मैं x मान लेती हूँ, तो x + 4 × 2 4, और ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है ना वैसे इन जनरल, = -1। तो x + 8 -1 कितना आ गया? +7। +7 काफ़ी ऑक्सीडेशन स्टेट काफ़ी हाई मानी जाती है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट भी अगर आप अब ये पॉइंट बोल ही रहे हो तो साथ के साथ डिस्कस कर लेते हैं। डाउन द ग्रुप अगर आप कभी देखोगे ना, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा होगा ना, ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्या बोलेंगे हम? विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, वैल्यू ऑफ स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कह लो आप, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, कैसे? आयरन फैमिली में अगर मैं कहूँ, आयरन के केस में +6 है, तो रुथेनियम ऑस्मियम के केस में +8 है। ठीक है, और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? यही वाली, रुथेनियम की +8 जो है ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। आपके पूरे ट्रांजिशन ओवरऑल भी पूरे उसमें सब जगह मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कोई एलिमेंट शो कर सकता है दैट इज +8, और वो ऑस्मियम का ज़्यादा माना जाता है स्टेबल, रुथेनियम का थोड़ा कम। ठीक है, अब दूसरी बात ये आती है कि जो आपके जितने भी हैवियर एलिमेंट्स हैं ना, हैवियर एलिमेंट्स मतलब जो आपके सेकेंड एंड थर्ड रो जो आपकी होगी उसके लिए हैवियर एलिमेंट्स शो करते हैं, दे शो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, ओ सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, ये ज़्यादा ऊपर लिखा है, मैंने ये बोला हैवियर एलिमेंट्स दे शो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, जितने भी आपके बड़े एलिमेंट्स हैं वो अपने आसपास, जाहिर सी बात है, ज़्यादा लिगेंड्स अकोमोडेट कर सकते हैं, ज़्यादा एलिमेंट्स अकोमोडेट कर सकते हैं, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, सब कुछ क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, अब अगर मैं सिंपल बात करूं, देखो स्कैंडियम से स्टार्ट करते हैं। स्कैंडियम ये था ना, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या की थी? 4s2 3d1। अब आप ही बताइए इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +1 +2 या क्या होनी चाहिए? अगर आप ध्यान दो तो इसकी 4s2, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर इजीली निकल जाते हैं, 3d1 हो जाता है, 3d1 आपका ठीक है स्टेबल है। स्कैंडियम आपकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है जब उसमें खाली इन्वॉल्वमेंट किसकी हुई है? खाली s इलेक्ट्रॉन्स की। जब n-1 d इलेक्ट्रॉन्स की हो जाएगी तब कौन सी आपकी होगी? +3 होगी ना, 2 और 1 +3 ड्यू टू क्या कह सकते हैं? ns एंड n-1 d इलेक्ट्रॉन। करेक्ट, ये डिपेंड करेगा कि आपके ns इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं या n-1 d या दोनों। फाइन, अगला बढ़ते हैं। अगर हम सपोज करो मैं करती हूँ टाइटेनियम का, टाइटेनियम 22 है एटॉमिक नंबर, क्या होगा? 4s2 3d2। अब आप देखो अगर मैं सिर्फ इसको करती हूँ, सिर्फ ns इलेक्ट्रॉन अगर इन्वॉल्व होते हैं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, राइट? और
अगर NS एंड N-1 d इलेक्ट्रॉन्स सारे हो जाते हैं तो क्या आएगी, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे TiCl4, TiCl2, ठीक है। तो दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो गए टाइटेनियम की। इसी तरह से बाकी एलिमेंट्स के केस में होगा। अच्छा, मैं बात करूं अगर क्रोमियम की, क्रोमियम का एग्जांपल लें। सपोज कीजिए क्रोमियम की आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d5 4s1। तो ये क्या अटेन करना चाहेगा, क्रोमियम 1+, है ना। 1+ से इसका एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो जाएगा। क्रोमियम अगर 1+ होगा, एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, हाफ फिल्ड। फाइन, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होने के कारण बिकम्स वेरी स्टेबल। तो यानी इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, या ये कोई कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट अटेन करना चाहेगा, +1। तो इस तरह से आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का आइडिया लग जाएगा। अगर इस पे कभी भी बेस्ड कोई क्वेश्चन आए तो आप पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना, फिर चेक करना कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट इजीली बन पा रही है, जिसमें कि हम ये कह सकते हैं कि वो आपका एलिमेंट ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये तो बात हुई। अब इसमें एक चीज़ याद रखना, करेक्टरिस्टिक फीचर है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, क्या, कि ये लोअर और जीरो या नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करते हैं। क्या है, देखिए दोबारा मैं बोलती हूँ, करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, पूछा जाता है। करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स क्या है, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस इन वेरी लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स, लाइक लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स कह लो या जीरो ही कह लो, जीरो और लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। जीरो और 1 2 या नेगेटिव वाली ऑक्सीडेशन स्टेट भी एग्जिस्ट करती है। एग्जांपल देखना चाहोगे, निकल CO5 निकल CO4 FeCO5, ये क्या है, CO क्या है, कार्बोनिल। इसी तरह से NO नाइट्रोसिल, CN साइनो या साइनाइड्स, है ना, साइनाइड्स नहीं साइनो बोलेंगे एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे ये तीनों क्या हैं, दे आर लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं, आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो +2 का चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा होगा, लिगेंड्स विच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल मेटल, राइट। तो अब क्या रीज़न है कि इतने जीरो और लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में भी आपके कंपाउंड्स बन जाते हैं, स्टेबल कैसे है, इसका रीज़न क्या है। अदरवाइज तो देखो, अगर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका मतलब कोई अट्रैक्टिव फोर्स, इसके अकॉर्डिंग तो यही मतलब हो ना कि कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है। जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है कि आपका जो लिगेंड है और सेंट्रल मेटल एटम है उसके बीच कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। क्या होता है, देखो Ni और इसके साथ इसका स्ट्रक्चर तो ऐसा है ना, एक्चुअली टेट्राहेड्रल है, CO, ठीक है। अब ये जो कार्बोनिल्स हैं और ये क्या है, निकल सेंट्रल मेटल एटम, पहले क्या होता है, लिगेंड फर्स्ट डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द मेटल, ठीक है, क्लियर हो गया। लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल को। तभी तो हम ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मैंने क्यों बोला, क्योंकि उसमें बॉन्ड क्या बनता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में हमने कहा था ना, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। कौन से कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये वही है, लिगेंड्स अपने लोन पेयर्स हैं, जो भी आपके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डोनेट करते हैं मेटल को, एंड इन रिटर्न मेटल क्या करता है, metal also donate electron to the ligands, कहाँ पे, in its empty d orbitals, ठीक है, empty d orbitals। तो कैसी बॉन्डिंग हो जाएगी, d pi p pi बॉन्डिंग, ठीक है, बैक बॉन्डिंग हो गई एक तरह से। ये बैक बॉन्डिंग के कारण, दोनों तरफ की बॉन्डिंग के कारण ये स्टेबिलिटी काफ़ी आ जाती है इस तरह के कंपाउंड्स में, स्टेबिलिटी हो जाती है, इसीलिए इस तरह के कंपाउंड्स इजीली एग्जिस्ट कर पाते हैं, या इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस क्या कहूँगी मैं, इजीली एग्जिस्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, और ये मैक्सिमम किन के साथ पाया जाता है, कार्बोनिल्स के साथ, नाइट्रोसिल्स के साथ, साइनो जो आपके लिगेंड्स हैं इनके साथ, साइनाइड लिगेंड्स के साथ, ठीक है। तो इन्हीं के केस में मैक्सिमम ये आपके लो ऑक्सीडेशन स्टेट, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, या -1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं ट्रांजिशन मेटल। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये ट्रांजिशन मेटल्स जितने भी आपके हैं वो इस तरह की जीरो या लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स
शो करते हैं, ठीक है। डी पाई पी पाई बॉन्डिंग हो गई। अच्छा, हमने फर्स्ट रो जो आपकी थी उसके एलिमेंट्स के डिस्कस कर लिए। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपके ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एग्जाम्पल मैंने किसका लिया था, आयरन की फैमिली का, राइट। आयरन की फैमिली का हमने एग्जाम्पल लिया। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ कि यस, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन सीरीज की क्या होगी, तो आपके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट रो जो जिंक वाली है, अगर ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा मोस्ट कॉमन वहां पे कौन सी है, +2, ठीक है। क्यों है, क्योंकि वहां पे NS इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं बॉन्डिंग में, तो इसीलिए इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसे और भी बाकी हैं लेकिन मोस्ट कॉमन फर्स्ट रो वाले में क्या है, +2। हो सकता है कहीं पे +3 होता, कहीं पे कुछ और होगी, है ना। और कई जगह ऐसी है +2 +4 कई इस तरह से शो कर रहे हैं, फिर उनमें आगे फर्दर स्टेबिलिटी है। बाकी हैवियर एलिमेंट्स के केस में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हैवियर एलिमेंट्स के केस में देखो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो, और हायर कोऑर्डिनेशन नंबर, दोनों ही, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स आपके ऑक्सीडेशन स्टेट्स के थे। कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि रिलेटेड है किससे, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट से। ओके, अगला पॉइंट अब देखिए क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हमें 3 फैक्टर्स से पता लगता है। 3 फैक्टर्स क्या क्या हैं आपके, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। वैसे ये फैक्टर्स मैंने ना ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑलरेडी थोड़े से डिस्कस किए हुए हैं, अगर आपको ध्यान हो। आयनाइजेशन एनर्जी है, और फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, E0 वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एंड देन उसकी E0 तो ऐसे होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, बट स्टिल मैंने मेंशन कर दिया आपका। तीसरा है आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। सबसे पहले सिंपल नेचर ऑफ सॉल्वेंट ही कर लूँ, मैंने बता देती हूँ, छोटा सा टॉपिक है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे स्टेबिलिटी कैसे डिपेंड करेगी, डिपेंड करता है आपका किस सॉल्वेंट में आप वो कंपाउंड बना रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल क्रोमियम +2 आपका और क्रोमियम +3, दो में आपके अगर सपोज करो कंसीडर कर लेती हूँ, ठीक है। क्रोमियम +3 आपका स्टेबल है इन वाटर, ठीक है, लेकिन क्रोमियम +2 आपका अनस्टेबल है इन वाटर। ये ऑब्जर्व किया गया है कि आपके, ऑब्वियस सी बात है सॉल्वेंट और आयन के इंट्रैक्शंस पे बेस्ड है ये, कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट में मैं एक पॉइंट ऊपर और बताना भूल गई, जो हैवियर एलिमेंट्स है ना, वो आपके MO4N नेगेटिव इस तरह के ऑक्सो एनायंस बनाते हैं, ऑक्सो एनायंस बाय हैवियर एलिमेंट्स। दिख भी रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, ऑक्सो एनायंस बाय हैवियर एलिमेंट्स, ठीक है, ये बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया था ना, हैवियर एलिमेंट्स हाई ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं, तो वहां पे एक पॉइंट और आना चाहिए, MO4N नेगेटिव इस तरह के। जैसे MO4 देखो, आप सपोज करो एग्जाम्पल लो MnO4, राइट। MnO4 आपका क्या है, CrO4, ये क्या है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स में शो करते हैं आपके, और ऑक्सो एनायंस कहा जाता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे स्टेबिलिटी पे। स्टेबिलिटी आपकी इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी लेस द आयनाइजेशन एनर्जी, मोर थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, किसकी, ऑफ द कंपाउंड इन दैट पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट, इन दैट पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब जितनी कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी, यानी जितनी कम एनर्जी हमें उस एलिमेंट को देनी पड़ेगी, उतना ज़्यादा वो क्या होगी, थर्मोडायनेमिक स्टेबल होगा वो कंपाउंड जो भी है, जिस भी एलिमेंट का, उस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में। एग्जांपल लूँ, एक एग्जांपल देखो, सपोज करो मैंने निकल और प्लेटिनम का लिया, +2 के स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। जब आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू देखी गई ना, इस केस में दोनों ही आपके +2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस केस में यहाँ वैल्यू मोर आई, यहाँ वैल्यू लेस आई। मतलब प्लैटिनम +2 को 2 इलेक्ट्रॉन लूज करवाने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही थी, तब जाके वो प्लैटिनम +2 में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है। लेकिन निकल आपका +2 कंपैरेटिवली आसानी से हो जा रहा था, तो हम क्या कहेंगे, थर्मोडायनेमिक स्टेबल, थर्मोडायनेमिकली आप ये कह सकते हो निकल +2 थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, ठीक है। ऐसे ही जब चेक किया गया निकल को निकल +4 के लिए, या प्लैटिनम को प्लैटिनम +4 के लिए, ठीक है, तो इसका अपोजिट हो गया। अपोजिट क्या हो गया, पहले आपका ये इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा आ रही थी, अब निकल की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा आ गई,
क्यों आएगी भाई? अब देखो आप निकल +2 इलेक्ट्रॉन है और निकल +4 में 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ही आ रही है, आयनाइजेशन की एनर्जी की ही आ रही है। तो इस केस में हम क्या कह सकते थे? निकल +2 मोर थर्मोडाइनमिकली स्टेबल, यहाँ क्या कह देंगे हम? प्लैटिनम +4 मोर थर्मोडाइनमिकली स्टेबल। कौन ज्यादा स्टेबल होगा? जिसकी वैल्यू आयनाइजेशन एनर्जी की कम होगी। ये वाला फैक्टर मैं अगले पेज पे डिस्कस करती हूँ, पहले यही कह देती हूँ। ये देखो मैं लिख तो रखा है मैंने, लेस आयनाइजेशन एनर्जी मोर थर्मोडाइनमिकली स्टेबल। कौन? वो ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है? ठीक है, तो हमने यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर ली, मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिया। यस, तो यहाँ से आपको ये पता लग रहा होगा आयनाइजेशन एनर्जी क्या बताता है? थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। ये याद रखना कि आयनाइजेशन एनर्जी आपकी किसी कंपाउंड की पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बताता है। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी मतलब एनर्जी रिलेटेड उसकी स्टेबिलिटी, कि उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो आयनिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। फाइन, तो ये आपके दो फैक्टर्स हो गए, नेचर ऑफ सॉल्वेंट और आयनाइजेशन एनर्जी। अब अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि आप रिड्यूसिंग नेचर है ना, ये हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जितना कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कहोगे? मतलब जितनी मुझे कहना चाहिए कि लेस विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा? ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? लोअर ई नॉट वैल्यू, ठीक है, मोर स्टेबल द ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब जैसे मैं बात कर रही हूं अक्रॉस द सीरीज हम जाते जाएंगे, अगर हम अक्रॉस द सीरीज जा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ई नॉट की वैल्यू बिकम्स लेस एंड लेस नेगेटिव। ई नॉट वैल्यू बिकम्स लेस एंड लेस नेगेटिव अक्रॉस द सीरीज। अक्रॉस द सीरीज का मतलब ये होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो दूसरा फैक्टर आपका क्या हो गया? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। तीसरा फैक्टर हो गया नेचर ऑफ सॉल्वेंट का। इन तीनों को ओवरऑल मिला के आप एक्चुअली डिसाइड करते हो कि स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट किस पे डिपेंड करेगी। या फिर सपोज करो आप, जैसे हम कह रहे हैं कोई कंपाउंड है सॉलिड स्टेट में था, उसको आप पहले किस में कन्वर्ट करोगे? गैसियस स्टेट में। तो क्या लगेगी? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, राइट। उसके बाद आपको आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा? आयनाइज। एंड देन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से वो एटम आपका घिर जाए, वो आपका एलिमेंट घिर जाए, तो उसके लिए क्या रिलीज होगी एनर्जी? हाइड्रेशन एनर्जी। आपको याद है ये पॉइंट मैं पहले भी करा चुकी हूँ। तीन एनर्जी का सम अगर हम कहें, क्या? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच सब्लिमेशन, ठीक है, प्लस आयनाइजेशन एनर्जी और प्लस हाइड्रेशन एनर्जी। इसको डेल्टा एच हाइड्रे वो भी किया जाता है। इन तीनों का सम वो आपकी डेल्टा एच की वैल्यू होगी। फेवरेबल कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए? ये लो हो, ये लो हो और ये क्या हो? हाई। तब जाके हमारी फेवरेबल कंडीशन होती है। एंड हम क्या कहते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एच। ये आपको याद आ गया होगा, ये पॉइंट मैंने पहले भी एक बार पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अब जैसे सपोज करो मैं एग्जांपल कह रही हूँ जिंक का लेती हूँ। जिंक की ना दोनों चीज फेवरेबल है, लो डेल्टा एच सब्लिमेशन है, ठीक है, या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो कम है। ठीक है, सब्लिमेशन नहीं कहना चाहिए, लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, और ये हाई हाइड्रेशन एनर्जी है, हाई हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो जिंक के केस में हमने क्या कह दिया? लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, हाई हाइड्रेशन एनर्जी है, लेकिन बट स्टिल लो वैल्यू ऑफ क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई नॉट। लो वैल्यू आपकी ई नॉट है। उसका रीजन क्या है? ड्यू टू वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी इन तीनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर एक भी वैल्यू, क्योंकि ये दो आपकी जो है एनर्जी ये रिक्वायर्ड है, ये एनर्जी रिलीज है, या तो ये इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज है कि इनका सम अगर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड जो आ रहा है उसको ओवरकम कर जाए, तब तो बात ठीक है ना, अदरवाइज नहीं। तो ये आपका पूरा क्या केस हो गया स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट का। ये हमने पूरा ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस करी। एक एग्जाम्पल और ले लेती हूँ कॉपर का। कॉपर की पॉजिटिव वैल्यू आती है ऑफ ई नॉट। इसका क्या मतलब हुआ कि पॉजिटिव वैल्यू मतलब वो प्रेफर नहीं करता ऑक्सीडाइज होना। ठीक है, नॉट प्रेफर टू ऑक्सीडाइज। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या होता है? दैट इट विल शो रिडक्शन। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ई नॉट मीन्स इट विल शो रिडक्शन, करेक्ट।
और नॉट प्रेफर टू ऑक्सीडाइज मीन्स इट इज वेरी लेस रिएक्टिव। ठीक है, इस रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉपर पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू क्यों शो करता है। तो ये भी आपका एक पॉइंट हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड। तो आई थिंक ऑक्सीडेशन स्टेट का जो पूरा पॉइंट है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। हमारी तीन प्रॉपर्टीज रहती हैं, एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एक आपकी कलर्ड आयंस ये बनाते हैं। ट्रांजिशन मेटल का एक और काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कलर्ड आयंस, वो हमें डिस्कस करना है। एंड उसके बाद तीसरी हमें डिस्कस करनी है जो रह गई है हमारी, यस, ट्रांजिशन मेटल एज कैटलिस्ट। तीन प्रॉपर्टी हैं, छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज हैं, वो डिस्कस करते हैं। ओके, तो एक तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाली प्रॉपर्टी होगी जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी पूछी जाती है ना, चाहे आपके किसी भी तरह का एग्जाम हो, ऑक्सीडेशन स्टेट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। एंड सेकंड आपकी उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो पूछी जाती है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या मैग्नेटिज्म ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। इसके लिए क्या है, देखो नंबर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे ही कह लो, चलो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल गिव राइज टू पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, जो अलग अलग टर्म्स हैं ये टर्म्स आपने डेफिनेटली पढ़ी होंगी, मैं टर्म्स रिवाइज करवा देती हूँ। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पहले तो सिंपल यही है। इसमें क्या होता है पैरामैग्नेटिक में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। ठीक है, कंपैरेटिव कर लेते हैं। डायमैग्नेटिक में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो पैरामैग्नेटिक में जब जाहिर सी बात है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऊपर मैग्नेटिज्म का या मैग्नेटिक फील्ड का फर्क पड़ेगा ना, तो हम इसको क्या कहेंगे, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पैरामैग्नेटिक में। और इसमें क्या आ जाएगा, रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। डेफिनेटली जब आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो अट्रैक्शन और वो सारी चीजें तो रहेंगी ही नहीं, राइट। तो डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बहुत सिंपल है। अच्छा, ये आपको अगर फिगर आउट करने के लिए भी आ सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है दिया हो पूरी ट्रांजिशन सीरीज में से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है देन यू विल से पैरामैग्नेटिक, नहीं है देन यू विल से डायमैग्नेटिक। फाइन, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद पूछा जाता है मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या पूछा जाता है, मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला सपोज करो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। हमने एग्जांपल लिया टाइटेनियम का +3। क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, टाइटेनियम सिंपल आपका होता है 22 4s2 3d1। तो अगर मैं यहाँ +3 कर रही हूँ इसका मतलब क्या हो गया, 4s2 3d2 होगा। ठीक है, 4s2 3d2, तो आपका क्या हो जाएगा 22 इलेक्ट्रॉन्स, +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, सो इट मीन्स 3d1। ठीक है, अब आपको जो मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है वो है n+2 बोहर मैग्नेटॉन। Bm क्या है, बोहर मैग्नेटॉन। गाइज एक चीज मैं आपको दोबारा रिमाइंड कराना चाहूंगी, ग्रेजुएशन वाली में मैं नोट्स नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ, एंड मोर ओवर राइटिंग बहुत सही नहीं है, क्योंकि यहाँ मेन फोकस ये होता है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, क्योंकि ऑब्वियसली ग्रेजुएशन के बच्चे इतने बड़े होते हैं कि नोट्स खुद बना सकते हैं, एंड सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। कुछ बच्चे नोट्स बनाते हैं, कुछ नहीं भी बनाते, और डायरेक्टली स्टडी करते हैं, एग्जाम में चले जाते हैं जस्ट एग्जाम देने, राइट। बट मैं ये आपको सजेस्ट करूंगी कि शॉर्ट नोट्स जरूर बनाया करो, लॉन्ग नोट्स नहीं, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं हमारा सिलेबस वास्ट होता जा रहा है, तो उतना जरूरी नहीं कि टाइम मिल पाए कि आप नोट्स बना पाओ। बहुत बार हमें टाइम मिलता है कि नोट्स बना लेते हैं, बहुत बार नहीं भी हो पाता। तो मैं खुद भी अपनी पर्सनली क्या करती थी, जब पॉसिबल हो पाता था नोट्स बना लिया, जब नहीं तो शॉर्ट नोट्स बना लिए, राइट, जस्ट रिवीजन के लिए, गो थ्रू के लिए, कि पूरा चैप्टर ना देखना पड़े बाद में लास्ट मोमेंट्स पे। फाइन, तो ये बोहर मैग्नेटॉन आपकी, ये अब हो गया आपका फॉर्मूला, और ये खाली आपका स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट है। ट्रांजिशन मेटल केस में आपका खाली जो स्पिन कॉन्ट्रीब्यूशन है वो होता है, ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन नाम की भी एक चीज होती है, बट वो यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, तो वो हम बाद में बताएंगे, डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे क्या होती है वो चीज। ओके, यहाँ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो n आपका 1 है, 1 + 2 3 हो जाएगा, √3 बोहर मैग्नेटॉन, यानी कि 1.732 बोहर मैग्नेटॉन। ये आपका आ गया मैग्नेटिक मूवमेंट किसका, μs, किसका, टाइटेनियम का। ठीक है, आई होप कैलकुलेट करना आ गया। इसी तरह से किसी का भी पूछा जा सकता है मैग्नेटिक मोमेंट, कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद 2-3 टर्म्स और आती हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में, क्या, फेरोमैग्नेटिक,
एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक, ये 3 टर्म्स भी आप समझ लो। एक वर्ड आता है डोमेन, डोमेन क्या होता है वो, ठीक है। ये 4 टर्म्स हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में और करते हैं, फिर हमारी ये प्रॉपर्टी भी कंप्लीट। ओके, तो फेरोमैग्नेटिज्म से स्टार्ट करें। फेरोमैग्नेटिज्म है आपका वर्ड जहां हम कहते हैं स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सब्सटेंसेस विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, कहने का मतलब है कि मैग्नेटिज्म शो करेगा वो इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक बार मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, ठीक है, वो अपनी प्रॉपर्टी शो करने लगेगा, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दोगे ना तो भी मैग्नेटिज्म शो करेगा। तो हम क्या बोलेंगे इसके लिए, शो मैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म मीन्स even in the absence of magnetic field, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज। अब बात आती है कैसे। मैं आपको ना 3 फिगर ड्रॉ कर रही हूं, उन 3 फिगर से ना बड़े इजीली क्लियर हो जाएंगी सारी टर्म्स। वैसे तो रैंडम अरेंजमेंट हो रखी होती है आपके, जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। डोमेन्स एक वर्ड आता है, डोमेन। डोमेन का मतलब क्या है, ये जो एरिया बना रखा है ना मैंने, ये इस एरिया में है क्या कि इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन है उसके अकॉर्डिंग से अरेंजमेंट हुई है, ठीक है। देखो जैसे जब आपके सारे एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो जाएं, अगर क्या बोलेंगे हम, वेरी हाई मैग्नेटिक मूवमेंट, यही आएगा ना कि जो स्पिन है वो एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो गई। बट जितनी स्पिन आपकी इस डायरेक्शन में हुई उतनी ही अपोजिट में अगर अरेंज हो जाए तो क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आ जाएगा, 0। नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0। ये है आपका एंटी फेरो, ठीक है। और तीसरा केस क्या है कि आपके जितने भी मतलब अरेंज होने थे उसमें आपका क्या हुआ, सपोज करो ये है, ठीक है। मैंने इसमें खाली 3 ही ड्रॉ किए कि एक्चुअल में आपका मैग्नेटिक रैंडम अरेंजमेंट है, कुछ आपके किसी डायरेक्शन में, कुछ आपके किसी डायरेक्शन में। तो हमें ये लगता था कि भाई जब इसमें अरेंजमेंट ऐसे अलाइनमेंट हो रखी है तो मैग्नेटिक मूवमेंट ज़्यादा आना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में मैग्नेटिक मूवमेंट आपका क्या आया इस केस में, थोड़ा सा कम। हम यहाँ पे क्या कहेंगे, लो मैग्नेटिक मूवमेंट। ये कौन सा केस है, फेरी मैग्नेटिक। ये था आपका फेरोमैग्नेटिक, ये है एंटी फेरो, ये है आपका फेरी मैग्नेटिक, ठीक है। यहाँ आपका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होता है एंटी फेरो में आपका काफी हाई होता है, यहाँ लो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। ये 3 अलग अलग तरह के मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है जिनकी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल अगर आप करेंगे तो यहाँ पे कोबाल्ट निकल कर लो, ठीक है। एंटी फेरो में आपका हो जाता है FeO, MnO2, ठीक है, NiO ये। और यहाँ पे आ जाएंगे आपके फेराइट्स, फेराइट्स होते हैं ना, Fe3O4, Fe2O3 वो, ठीक है। और फेराइट्स Fe3O4 होंगे वैसे। कॉपर जिंक के कुछ कॉपर जिंक के कुछ कंपाउंड्स। तो ये आपका हो गया मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कंप्लीट, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और डोमेन में आपका ना ये जितना अरेंजमेंट हुए, एक छोटा जो डोमेन है आप कह सकते हो टाइनी मैग्नेट की तरह काम कर रहा है कि उसको जब मैग्नेटिक फील्ड दी जाती है तो वो किसी ना किसी प्रॉपर अलाइनमेंट में एडजस्ट हो जाता है। फाइन, तो ये भी हमने प्रॉपर्टी के लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन मेटल की। अब हमारी अगली प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांजिशन मेटल एज कैटलिस्ट्स, दैट दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट्स। ट्रांजिशन मेटल्स एज कैटलिस्ट्स, एग्जाम्पल करें हम जरा। एग्जाम्पल में सपोज करो अगर मैं आपसे कहती हूँ, होपफुली आपने पढ़ रखा होगा, V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, कहीं नाम सुना याद आ रहा है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, शायद किसी को याद आ जाए। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4। ओलियम वर्ड में शायद बोलती तो शायद याद आ जाता, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4। निकल भी आपका ट्रांजिशन मेटल है। हाइड्रोजनेशन जहां पे भी हो रही है, हाइड्रोजन ऐड करते हैं, देखा है डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड बनाने में, है ना, वो हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, ठीक है, फैट्स, ऑयल्स, घी वाला, वहां पे भी आपका क्या होता है, हाइड्रोजनेशन में आपका निकल यूज होता है। और अगर आयरन मॉलिब्डेनम, ये यूज होता है हेबर्स प्रोसेस में। हेबर्स प्रोसेस क्या होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ एमोनिया। तो पहली बात तो ये है कि नाम पता होने चाहिए, कौन कौन से आपके कैटलिस्ट हैं, कहाँ यूज होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है कि क्या रीजन है कि ये एज ए कैटलिस्ट यूज होते हैं, ठीक है। तो रीजन ये है कि देखिए आपको पता है ट्रांजिशन मेटल में क्या होते हैं, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स के साथ क्या करेंगे ट्रांजिशन मेटल्स में, जो आपकी ट्रांजिशन स्टेट्स है ना
वो, या इंटरमीडिएट्स कह लो आप, इंटरमीडिएट्स और ट्रांजिशन स्टेट्स आर इजिली फॉर्म्ड, ठीक है, ड्यूरिंग द रिएक्शन। क्यों? क्योंकि हमने रीजन लिख दिया है ये, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। और ये ट्रांजिशन स्टेट्स या इंटरमीडिएट्स बनते किसके साथ है? विद सबस्ट्रेट जो रिएक्ट कर रहा है, और उसकी वजह से क्या होता है? एंड इट इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, इट इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। दूसरी बात आपको पता है ना, कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो जस्ट क्या करता है? रेट को इंक्रीज करता है, दैट्स इट। उसके बाद रीजनरेट हो जाता है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। तो आई थिंक ये आपको ऑलरेडी क्लियर होगा अबाउट द कैटलिस्ट। तो अब हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी हो गई, कैटलिस्ट वाली प्रॉपर्टी भी हो गई। एक प्रॉपर्टी रह गई, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस, उसको भी कर लेते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस या कलर्ड कंपाउंड्स, कुछ नहीं है इसमें, जस्ट सिंपल सी चीज है। ट्रांजिशन मेटल में डी ब्लॉक एलिमेंट्स की फिलिंग हो रही है, डी ऑर्बिटल्स की फिलिंग हो रही है। जहां जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वहां कलर आएगा, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेशन, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, एक्साइटेशन, कलर। अब समझाती हूं कि क्या रीजन है। देखो, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो क्या करेगा? कुछ एनर्जी अगर एब्जॉर्ब करना चाहे, एनर्जी एब्जॉर्ब करके ग्राउंड एनर्जी लेवल से एक्साइटेड स्टेट पे जा सकता है। एक्साइटेड स्टेट पे जब जाएगा, उसके बाद जब वापस आएगा तो एनर्जी, जो भी उसकी एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो एमिट आउट करेगा। वो एनर्जी जो एमिट आउट करेगा, उसकी वजह से आपका कलर शो होता है, क्योंकि वो एनर्जी लाई करती है विजिबल रेंज में। विजिबल रेंज मतलब जो हमें दिखती है, विबग्योर वाली, है ना। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिख रहा है। ये चीज आप ऑलरेडी छोटी क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखता है, जैसे सपोज फॉर एब्जॉर्ब कर रहा है रेड, कॉम्प्लीमेंट्री कलर उसका क्या दिखेगा? ब्लूइश ग्रीन, राइट। ये आपका एग्जांपल हो गया कॉपर का, राइट। ब्लू, उसके ब्लू कलर के आपके क्रिस्टल्स है ना, जो हम कहते हैं हाइड्रेटेड कॉपर के। तो वो रीजन क्या है कि इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की एंड वापस जब अपनी ग्राउंड स्टेट में आया तो उसने एक्स्ट्रा एनर्जी एमिट आउट की, जिसकी वजह से उसने कलर शो किया। अच्छा, इससे भी ज्यादा हायर लेवल पे अगर आप जाओ, कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस में डी ऑर्बिटल्स में आपस में भी एक्साइटेशन होती है, ठीक है। वो आप पढ़ोगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ये एक अलग से कॉन्सेप्ट है। वैसे तो आपने नॉर्मली देखा है ना, डी एलिमेंट्स में पांचों ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी के होते हैं, जिसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? डीजेनरेट। डीजेनरेट वर्ड का मतलब क्या है कि आपके पांचों ऑर्बिटल्स बराबर हैं। लेकिन फर्क क्या है कि आपके अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाता है तो डी ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग हो जाती है। 3 ऑर्बिटल्स एक साथ हो जाएंगे, 2 ऑर्बिटल्स अलग। ये पूरा टॉपिक अलग से है, जिसको हम अलग से लेंगे कभी, ठीक है। ये आपका पूरा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी है पूरी एक, एक्चुअली, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है पूरी एक, तो वो जब हम पढ़ेंगे वहाँ ये डिटेल में हम पढ़ेंगे। बट फिलहाल के लिए आपको पता होना चाहिए कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस कब आएंगे? जब आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, एक्साइट करके वापस आएगा। सो बेसिकली कलर के लिए अगर कभी पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, फाइन। इसी तरह से एग्जाम्पल अगर पूछ लिया जाए कहीं पे, वाई दिस एनायन इज कलरलेस या आर वाइट, तो वहां पे डेफिनेटली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तभी वो कलरलेस है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड यहाँ पे हमारी सारी जनरल प्रॉपर्टीज बहुत डिटेल में मैंने अच्छे से एग्जांपल के साथ सारी समझा दी है, कोई प्रॉपर्टी नहीं बची है। अब अच्छे से अपनी सारी प्रॉपर्टीज रिवाइज कर लेना, क्योंकि इस पे बेस आपके क्वेश्चंस आने ही आने हैं, राइट। एंड फर्दर नेक्स्ट टॉपिक हम फिर नेक्स्ट सेक्शन में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिए, जितने लेक्चर्स डी ब्लॉक के किए हैं उसको अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज कर लो। क्वेश्चन सॉल्व करने का मजा तभी आएगा, है ना। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस लेक्चर एंड व्हाट एल्स, कुछ नहीं, ज़्यादा इतना ही कहना है आपको मुझे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, अपने फ्रेंड्स से करवाओ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि सब तक वीडियोस पहुँचे, हर किसी को इजीली अवेलेबल हो सके, पढ़ सकें, है ना। और ज़रूरतमंदों तक पहुँचेगी, हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए आपके यहाँ, तो दुआ देगा अगला इंसान आपको, और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। अब कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर अपने जो भी सजेशंस हैं, कमेंट्स हैं, प्लीज़ बताइए मुझे क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, एंड समझ आ रहा है, नहीं आ रहा। कॉन्सेप्ट्स आई होप आपके क्लियर हो रहे होंगे, क्योंकि मैं अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई कर रही हूँ। एंड यस, दैट्स इट। और मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहती। इंस्टा हैंडल्स भी फॉलो करो और FB पेज है, फॉलो करो। हाँ, एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, क्वेश्चन ज़रूर ट्राई करो। FB पेज पे जो रेगुलर डलता है, कीमोफिलस फ्लोरिका नाम से FB पेज है। हर कोई फेसबुक यूज़ करता होगा डेफिनेटली, है ना, एंड इंस्टा भी यूज़ करता होगा। तो इतना तो कर ही सकते हो कि फेसबुक पेज कीमोफिलस फ्लोरिका नाम से है, वहाँ क्वेश्चन डलता है केमिस्ट्री का रेगुलरली, आप वो प्लीज़ ट्राई करो।
चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में भी क्वेश्चन डलता है, उसे भी प्लीज़ ट्राई करो। केमिस्ट्री आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ना कुछ तो नॉलेज बढ़ेगी यार, है ना, डेफिनेटली। तो और वो जो बच्चे क्विज में जाने प्रेफर करते हैं ना, या हो सकता है एमसीक्यूज वगैरह में किसी एग्जाम में आता है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी नॉलेज इन्हेंस करती है। तो रेगुलरली आपको क्वेश्चंस मुझे लगता है ट्राई करने चाहिए। मैं इसीलिए दोनों जगह डिफरेंट क्वेश्चंस डालती हूँ। सो दैट वाज ऑल व्हाट आई वांट टू से, एंड यस, कीप अनरोलिंग द मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री विद माइसेल्फ Lorica, and yes, bye bye, take care, have a nice day.